हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th मॉडल पेपर हिंदी का है जो कि 2023 से 24 का है। वीडियो को शुरू करते हैं और मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है और 1 से 30 से लेके बहुविकल्पीय है। आप लोग तो ये जानते ही होंगे। आगे देखते हैं। आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाले जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल होती है। हर किसी के उज्जवल प्रकाश मान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो, उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इस प्रकार की कंजूसी मत करो जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और संतावना की आवश्यकता है। उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष के भावना के इन्हें बांट दो। अगर तुम देखोगी कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। ये आपका गद्यांश दिया हुआ था जिसे मैंने पढ़ लिया। आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ के समझ लें। मैं आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का बताती हूँ। नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो जैसे कि हमने पढ़ा, धैर्य, विश्वास और आशा ही इसका आंसर होगा, बी। अगला सवाल है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो यहाँ पे ये जीवन में अनावश्यक है, ये गलत है। ये सफलता के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लोगों को कैसे देखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। तीसरा का डी है। 4th नंबर क्वेश्चन है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांटों के बीच फूलों को पालना। इसका ये एकदम करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। तो 5 का डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला एक पद्यांश दिया हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर मुझे पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। आप ये पद्यांश पढ़ लेना, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कायरो जैसा हो, ये तो गलत होगा। योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो, ये कुछ सही है। आगे पढ़ लेती हूँ। केवल बात करने वाले बुद्धिजीवी जैसा हो, ये भी गलत है। जो व्यर्थ में समय नष्ट करता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का बी। अगला सवाल है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? तो इसका आंसर होगा धार। धार को हम सोम कहते हैं। अगला सवाल है, योगियों नहीं विजयियों के सदस्य जियो रे का क्या संदेश है? तो 8 का आंसर समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। ये करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा, बी। अगला सवाल है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? योगी, वैरागी, विजयी। तो इस पद्यांश में विजयी जीवन को सराहा गया है। अगला सवाल है, इस कविता का मूल स्वर क्या है? प्रकृति, प्रेम, आवाहन, भक्ति। तो इसका आंसर होगा आवाहन। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ये ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका आंसर होगा सोनम गाती है, नहीं ये सकर्मक है। अमन किताब पढ़ता है, ये भी सकर्मक है। मोहन सो रहा है। लता चाय पी रही है।
तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इस मोहन सो रहा है अकर्मक क्रिया होगा 11 का सी। बाकी किसी में काम हो रहा है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का, ये तीनों, सोनम गाती है, अमन किताब पढ़ता है, लता चाय पी रही है, सकर्मक है, लेकिन मोहन सो रहा है अकर्मक है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें रीना खाना खाती है सकर्मक क्रिया का उदाहरण, बाकी सारे क्रिया अकर्मक हैं। तो इसका 12 का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है जलद का अनेकार्थी कौन है? 13 का, तो जलद मतलब होता है बादल। अगला क्वेश्चन है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा समास। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव अव्यय भाव समास है। यथासंभव अव्यय भाव समास है। अगला सवाल है नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है? तो आपने समास पढ़ा ही होगा। तो 16 का आंसर होगा कर्मधारय। अगला सवाल है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो 17 का आंसर सी होगा, ये मिश्र वाक्य है। जब दो वाक्यों के बीच में कुछ एक जोड़ने वाला आ जाता है तो वह मिश्र वाक्य होते हैं। अगला सवाल है 18 जिस वाक्य में क्रम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? तो जिस वाक्य में क्रम को प्रधानता दी जाती है वो कर्मवाच्य होता है। अगला सवाल है बालक चांद देख रहा है की ओर, चांद क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा? तो इसमें सुटेबल क्या है? तो ए ही होगा, बालक चांद की ओर देख रहा है। अगला सवाल है निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयवी शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अथवा, ये समुच्चय बोधक अवयवी शब्द है। 20 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। धीरे धीरे देख लीजिए, ये आपकी बुक से ही दिए गए हैं, आपने ये पढ़ा होगा। मैं इसके आंसर बता देती हूँ। इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद के रचयिता, जो यहाँ पद दिया हुआ है इसके रचयिता कौन है? यहाँ पद दिया हुआ है सूरदास अबला हम भोरी गुज चाही जो पागी। तो 21 का डी होगा, इसके सूरदास ही हैं। अगला क्वेश्चन है गोपियाँ किसकी अनन्य भक्ति? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपियाँ कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अगला क्वेश्चन है पुरैन पात का क्या अर्थ है? पीपल का पत्ता, कमल का पत्ता, केला का पत्ता या कदम का पत्ता? तो इसका आंसर होगा कमल का पत्ता। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता होता है। अगला क्वेश्चन है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, दीपक और बातियों से की है, कमल के पत्ते और तिल के मटके से की है, फूल और भौरे से की है। 24 का आंसर हो जाएगा सी कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। अगला क्वेश्चन है बाल, ये एक पद्यांश गद्यांश दिया हुआ है आपके बुक से ही। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बौंधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उनकी शादी कराई थी, पतोह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत के कुछ बुनियादी निवृत्त कर दिया गया। इससे कुछ सवाल दिए गए हैं जो काफ़ी इजी है। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, गा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है उस दिन देखा जिस दिन मेरा इकलौता बेटा तो कुछ सस और बागल भगत गा रहे थे। ये आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छा से समझ आ जाएगा, आप लोगों ने तो पढ़ भी लिया होगा। भगत जी का बेटा कैसा था? तो वो सुस्त और बौधा सा था। तो 26 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है भगत जी की पुतोह कैसी थी? सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, घर का पूरा प्रबंध करने वाली। तो जैसे मैंने अभी गद्यांश में पढ़ा, इसका आंसर 27 का सी होगा।
अगला क्वेश्चन है बौद्धा का क्या अर्थ होता है? मोटा, ज्ञानी, मंदबुद्धि, सुंदर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बौद्धा का अर्थ 28 का डी होगा, मंदबुद्धि। अगला क्वेश्चन है सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? तो वो उसने माता के आंचल में शरण ली। ये भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो जॉर्ज पंचम की नाक में रानी एलिजाबेथ पर, संस्कारी तंत्र पर, रानी के दर्जी पर, भारतीयों की मेहमान नवाजी पर। तो इसका आंसर होगा सरकारी तंत्र पर। ऐसे ही अगर किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।